गुड मॉर्निंग। आज हम लोग गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन समझेंगे। इसमें बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं बेटा, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। सबसे पहला है वक्रता केंद्र। तो आप लोग जानते हैं बेटा कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, जैसे यहाँ पे बिंदु C इस गोले का केंद्र है, तो इस दर्पण का वक्रता केंद्र C होगा। इस वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जिस तरह खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उसी तरह इस खोखले गोले की त्रिज्या को, यहाँ पे त्रिज्या CP के द्वारा प्रदर्शित की गई है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या CP होगी। अब ध्रुव क्या होता है? अब ये जो दर्पण हमने काट लिया खोखले गोले से, अब इसका जो इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु है, यहाँ पे P के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो परावर्तक तल के केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसी तरह मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है? अब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है AP या CP भी कह सकते हो बेटा। तो इसके समांतर जब कोई प्रकाश की किरण आएगी और टकराने के बाद जिस बिंदु से वापस जाएगी या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी, उसे हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये जो बेटा मुख्य फोकस होता है, ये वह बिंदु है जहाँ से होकर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद या तो गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। जैसे यहाँ देखिए बेटा, अवतल दर्पण दिखाया गया है, ये उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में देखिए, ये प्रकाश की किरण आई, इस परावर्तक तल से टकराने के बाद बिंदु F से वापस लौटी, परावर्तित हुई। तो बिंदु F जो है, ये इस दर्पण का मुख्य फोकस है। फोकस दूरी क्या होती है? दर्पण का ध्रुव और फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। अब देखते हैं बेटा कि ये जो गोलीय दर्पण के द्वारा परावर्तन होता है, इसके नियम क्या हैं? 3 मुख्य नियम हैं, ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन होने के बाद वो मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ये पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। ये दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की किरण इसके समांतर आ रही है, परावर्तन के बाद बिंदु F यानी फोकस से होकर गुजर रही है। दूसरा नियम होता है, पर फोकस से जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस दूसरे केस में देखिए क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरण है, फोकस से होकर गुजर रही है, दर्पण से टकराई और परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो दूसरा नियम होता है कि फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम होता है कि ये जो वक्रता केंद्र है बेटा, कोई भी प्रकाश की किरण जब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है, यानी यहाँ पर कोई विचलन नहीं हो रहा है, इसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये 3 नियम बेटा आप लोगों को याद रखने हैं। इसी के आधार पर सारे प्रतिबिंब दर्पण के द्वारा बनते हैं। तो अब किस दशा में कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये समझ लेते हैं। अब पहला चित्र देखिए ध्यान से, ये रहा आपका अवतल दर्पण। अब
अनंत पर कोई वस्तु है, अनंत मतलब बहुत दूर है जिसको हम नाप नहीं सकते, तो वहाँ से हम मानते हैं कि प्रकाश की किरणें जब आती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। हम ऐसा मानते हैं, ये प्रकाश का गुण होता है कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं या समांतर प्रकाश किरणें होती हैं। तो जब ये समांतर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। इनका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दूसरी स्थिति है जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र, दर्पण का ये वक्रता केंद्र बिंदु C है, अनंत यहाँ कहीं दूर होगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में जब कोई वस्तु होती है, ये वस्तु AB है, इससे प्रकाश की किरण निकली, दर्पण से टकराई, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरी। इसी तरह दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से आई, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये नियम जो 3 अभी बताए गए हैं उसी के आधार पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो अब देखो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए यहाँ AB था, ये सीधा है, यहाँ A डैश B डैश देखिए ये उलट गया है, तो इसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है। तीसरी स्थिति है बेटा कि जब कोई प्रकाश, ये वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है, तब इसका प्रतिबिंब देखिए, ये प्रकाश की किरण निकली, परावर्तित हुई, फोकस से गुजरी, दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से निकली और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। चौथी स्थिति है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई है, तो देखिए यहाँ पर फिर इसका प्रतिबिंब, ये केस 2 का उल्टा हो जाता है बेटा। इसका प्रतिबिंब देखिए फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और उल्टा बन रहा है। पांचवी स्थिति जो है ये है कि जब कोई वस्तु F पर रखी जाती है, फोकस पे रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये देखिए प्रकाश की किरणें लगभग समांतर है ना, तो ये कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही हैं, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, वास्तविक होगा, बड़ा होगा और उल्टा होगा। छठी स्थिति होती है कि कोई वस्तु फोकस और ये ध्रुव के बीच में रखी गई है, AB है। तो अब देखिए प्रकाश की किरण टकराई, परावर्तन के बाद फोकस से होके गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी, इसके मार्ग में विचलन नहीं होगा। अब ये दोनों प्रकाश की किरणें आगे कहीं मिल नहीं रही हैं, इनके बीच की दूरी देखिए बढ़ती जा रही है। अगर हम इनको दर्पण के पीछे मिलाते हैं तो ये मिलती हैं, और ये ऐसी स्थिति जब प्रकाश की किरणें दर्पण के पीछे मिलाने पे मिल रही हैं, आगे कहीं नहीं मिल रही हैं। तो इस स्थिति में प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो आभासी होगा, वास्तविक नहीं होगा। यहाँ देखिए वस्तु छोटी है, उसका प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी है, और वस्तु सीधा बन रहा है। बाकी सब जगह देखिए प्रतिबिंब उल्टा बन रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। तो हम गोलीय दर्पण के द्वारा जो 3 नियम हैं उनको याद रखेंगे तो हमें ये प्रतिबिंब किरण आरेख बनाने में आसानी होगी। तो इस तरह से गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बनता है बेटा।